खबर यह है कि वक्फ बिल राज्यसभा में भी पास हो किया गया। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े और अब सिर्फ एक कदम दूर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। तो लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद बिल को कल राज्यसभा में पेश किया गया और यहां से भी ये बिल पास हो गया। बिल पर 12 घंटे तक लगातार मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस और दलीलों के दौर खूब चले और बीती रात वोटिंग की गई, जो 1.5 घंटे तक चली पूरी वोटिंग की प्रक्रिया, जिसमें बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े। यानी सरकार लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास करवाने में सफल हुई और बिल का विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। इस दौरान पहले लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद, बहस के बाद इस बिल को पास कराया गया और उसके बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Action. Ayes 128. तो ऐतिहासिक ये पूरा क्षण रहा। 2 दिन पूरे ऐतिहासिक रहे, वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो। पहले लोकसभा में लंबी चर्चा हुई और 12 घंटे की चर्चा होने के बाद 2 घंटे वहां पर भी वोटिंग हुई, जिसके बाद वोटिंग के बाद बिल को पास करवा दिया गया लोकसभा से। उसके बाद राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद 12 घंटे की चर्चा, 1.5 घंटे की वोटिंग और उसके बाद इस बिल को पास करा दिया गया। 128 वोट पड़े पक्ष में इस बिल के, सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष की ओर से 95 वोट पड़े जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। और जिस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई और सभापति की ओर से फाइनल आंकड़ा बताया गया, उस वक्त पूरा सदन सत्ता पक्ष की तालियों से गूंज उठा और वहां पर इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, वक्फ संशोधन बिल। तमाम सियासत, तमाम विरोध इस बिल के खिलाफ विपक्ष करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो खूबियां बताने में सफल रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना, तो मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके
जोर ज़बरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को बिल पर घेरा, बिल को खामियों से भरा हुआ बताया, मुस्लिमों का हक छीनने वाला बताया, तो सरकार ने भी ये साफ करने में देर नहीं लगाई कि ये बिल मुस्लिमों के कल्याण के लिए है। इसमें खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ है उस हकूक़ को छीनने की कोशिश एक तरफ किए हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की। सारे सबसेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और ज़मीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है, और ज़मीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हुई, दलीलें भी वहां पर खूब दी गई। बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश भी की गई, तो बीजेपी की ओर से इतिहास के पन्ने पलटकर और वर्तमान का आईना दिखाकर जोरदार पलटवार किया गया। अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई,
बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोग की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। राज्यसभा में तकरीबन 12 घंटे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हमलावर रहा। वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी और गलत करार देता रहा तो सरकार की ओर से दो टूक शब्दों में कहा गया कि यह धार्मिक मामले में दखल का मामला है ही नहीं। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ये निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकते हैं, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है? वो रिलीजियस बॉडी है। वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते हैं और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा तो तय कैसे होगा? वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने से बस एक कदम दूर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर संसद की मुहर लग चुकी है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मुहर का है, जिसके बाद ये बिल एक कानून बन जाएगा। आप इस वक्त वो दो तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। एक तस्वीर तब की है जब ये बिल लोकसभा में पास हुआ और दूसरी तस्वीर राज्यसभा में पास होने की है। ये दोनों ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लोकसभा के अंदर की आप देख रहे हैं। इस बिल को लेकर लंबी चर्चा यहाँ पर भी हुई और 288 वोट पड़े इस बिल के पक्ष में लोकसभा में और 232 वोट पड़े इस बिल के खिलाफ और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही, सफल रही। और दूसरी तस्वीर आप राज्यसभा की देख रहे हैं जहाँ पर भी 12 घंटे की चर्चा, 1.5 घंटे वोटिंग और उसके बाद इस बिल को पास करा दिया गया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं,
और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। वक्फ बिल पर सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच टकराव नहीं है, बल्कि कई सियासी समीकरण इस बिल ने हिला दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बिल का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को चेतावनी दे रहे हैं कि देश का मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक को चुकानी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वोटों की चिंता किए बगैर वक्फ बिल का समर्थन किया कि और ये बिल ऐसे वक्त में आया है जब इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि जो चेहरे मुस्लिम वोट की राजनीति करते आए हैं वो आखिर वक्फ बिल पर कैसे और क्यों बदल गए? हमने उस दिन भी कहा था कि मुझे घोर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे सहमत हैं। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख लो। वक्फ बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का समर्थन किया है, उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें दोहराई जा रही है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। दरअसल
मामला कुछ ऐसा है कि वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हर मुसलमान बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से नीतीश कुमार की तरफ देख रहा था। पूरा देश देख रहा है नीतीश बाबू आपकी तरफ, पूरा देश देख रहा है नायडू जी आपकी तरफ, चिराग जी कहाँ हो। सब कल सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान देख रहा था क्योंकि वो सेक्युलर नेता की छवि रखते हैं। अपने आपको सेक्युलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। नीतीश वो राजनेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए 2013 में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलआई चाहिए, आप पुराने एलआई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे तो अलग होना पड़ता है। तो अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के को पता है। जाहिर है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक ने नीतीश को बिल का समर्थन न करने की चेतावनी दी थी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन जब लोकसभा में बिल पास हुआ तो नीतीश कुमार को मुसलमान विरोधी करार देने वाले हमले शुरू हो गए। जेडीयू और टीडीपी और बाकी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो सारे दल अब समाप्त हो गए। जो मंशा थी बीजेपी की कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करेंगे, उसमें वो कामयाब हो गए। अब सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों का, चाहे जेडीयू हो चाहे अन्य पार्टियां हो, इनका विलय ही बाकी है। बाकी अब ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास। जो सेक्युलरिज्म का ढोंग कर रहे थे वो कल एक्सपोज हो गए। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक पर सेक्युलरिज्म का ढोंग करने के आरोप लगे। हालांकि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में साफ कर दिया था कि पार्टी को किसी से भी सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। हालांकि जेडीयू के कुछ नेता भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील कर रहे थे कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। शायद इसीलिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि वक्फ बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार को पार्टी में टूट से चुकानी होगी। सारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जो तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे वो बेनकाब हो गए। अब तो बीजेपी ने ये सहयोगी दलों को सबको निगल लिया, इस बिल के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। अब
आदरणीय नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा और जेडीयू को बचाना वो मुश्किल है। विरोधी नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान तक पर मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान तक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं या फिर नहीं, इस पर नई बहस शुरू हो गई है। तो चलिए अब बारी बारी से हर चेहरे के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाले इन नेताओं ने अगर बिल का समर्थन किया तो आखिर क्यों किया। शुरुआत बिहार के सीएम नीतीश कुमार से करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके सेल्फ गोल किया है या फिर कोई सियासी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आमतौर पर ईद हो या फिर कोई दूसरा आयोजन, नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि की वजह से ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ते। नीतीश कुमार की मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2005 में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग, दलितों से महादलित अलग किए। दूसरा प्रयोग, पिछड़ों से अति पिछड़ों को अलग किया। और ऐसे ही उन्होंने मुस्लिमों में से पसमानदा मुस्लिम अलग करके उन पर काम किया। इस प्रयोग का असर ये हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी गठबंधन को जीत मिली और जेडीयू के 7 मुस्लिम विधायक जीते और बीजेपी से भी 1 मुस्लिम विधायक जीता। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना। साल 2015 में जब नीतीश लालू के साथ गए तब भी मुस्लिमों ने उनका साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे वो राजनीतिक पलटी मारते गए, मुस्लिम नीतीश कुमार से छिटकते चले गए। 2020 में CSDS का बिहार चुनाव के बाद का सर्वे कहता है कि 76% मुस्लिमों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5% मुस्लिमों ने एनडीए को वोट किया और तब जेडीयू और जीतन राम मांझी इसका हिस्सा थे। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला। 11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला। नतीजा ये रहा कि 19 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन 11 टिकट देकर भी जेडीयू से कोई मुस्लिम नहीं जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से एक मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने उसे भी नकार दिया था। तो क्या नीतीश इसी वजह से वक्फ बिल के साथ खड़े हो गए? क्योंकि मुसलमान तो उन्हें वैसे भी वोट नहीं दे रहे, मतलब मुस्लिम वोट बैंक घटता जा रहा है और नीतीश कुमार हिंदू वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते और इसीलिए नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट की फिक्र शुरू कर दी। नीतीश के वक्फ बिल समर्थन के पीछे ये वजह हो सकती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया? लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान का ये रूप अब अक्सर दिखाई देता है जब वो हिंदू धर्म के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। फिर मौका चाहे नवरात्रि का हो या फिर शिवरात्रि का, चिराग पासवान के ऐसा करने के सियासी मायने बहुत साफ नहीं है, लेकिन सफेद कुर्ता पायजामा के साथ माथे पर मोटा तिलक उनकी पार्टी की विचारधारा से थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर ऐसा अड़ गए थे कि सरकार ही नहीं बनने दी। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना।
फरवरी 2005 की बात है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 87 सीटें जीत पाई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने 75 और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी और रामविलास पासवान के बिना बहुमत का 122 का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता था। संतोष सिंह लालू नीतीश का बिहार कितना राज कितना काज में लिखते हैं कि पासवान चाहते थे कि किसी मुस्लिम को सीएम बनाया जाए। सरकार बनाने के लिए कई समीकरण भी बनाए गए, लेकिन पासवान की मुस्लिम सीएम वाली जिद किसी फैसले पर पहुंचने नहीं दे रही थी। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच लंबी बहस हुई और रामविलास पासवान को सीएम बनाने का प्रस्ताव तक दे दिया गया था, लेकिन वो सीएम पद पर भी नहीं माने और आखिरकार राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, 2002 में गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर रामविलास पासवान ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब विरोधी चिराग पासवान से उनके बदले हुए स्टैंड पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान अपने पिता की विचारधारा से नहीं हटने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं इस बात को ईमानदारी से बोलता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त किया, 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी रखते हुए। ऐसे में मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से अलग हो। ऐसे में हम लोगों ने इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा की है। अब सवाल यह है कि चिराग के बिल के समर्थन के पीछे क्या वजह होगी। तो ऐसा लगता है कि चिराग बिहार में हिंदुत्व का चेहरा बनने की तैयारी में है, क्योंकि कोई भी युवा नेता वहां ऐसा नहीं है। हालांकि उनके रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं।